मिस्र की सभ्यता पार्ट 2 में हमने मिस्र के राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ा और जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और नवीन काल या प्राचीन काल को पिरामिड युग, मध्यकाल को सामंत युग और नवीन काल को साम्राज्यवादी युग के नाम से जानते थे। तो राजनीतिक इतिहास का पूरा ब्यौरा हमने पार्ट 2 में किया। उसके बाद आज पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम मिस्र सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनमें उनके राजनीतिक और आर्थिक विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो यह आता है आगे कि मिस्र सभ्यता में जो विशेषताएं हैं वो हैं मिस्र की राजनीतिक विशेषता, मिस्र की आर्थिक विशेषता, मिस्र सभ्यता का सामाजिक विशेषता, मिस्र सभ्यता की धार्मिक विशेषता और मिस्र सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषता। तो मिस्र सभ्यता की विशेषताओं को 5 पार्टों में किया गया है। दूसरी तरफ हम लें तो मिस्र सभ्यता का जो क्वेश्चन होता है उसमें यह भी पूछा जाता है कि मिस्र सभ्यता का विशेषताओं की जगह राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन व धार्मिक जीवन तथा सांस्कृतिक जीवन, तो एक ही क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है राजनीतिक देन, आर्थिक देन, सामाजिक देन, धार्मिक देन या सांस्कृतिक देन। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आए, चाहे विशेषताओं के रूप में पूछे, चाहे जीवन के रूप में लिखा मिले या देन के रूप में लिखा मिले, तो एक ही पॉइंट होता है। तो इसमें आता है मिस्र के सबसे पहले राजनीतिक विशेषता या राजनीतिक जीवन या राजनीतिक देन क्या थी। तो सबसे पहले आता है मिस्र का राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन में हम बात करते हैं मिस्र का राजनीतिक जीवन या राजनीतिक विशेषताएं या राजनीतिक देन क्या थी। नंबर 1 आता है शासक या शासक की जो उपाधि होती थी फराहो, तो या कहें राजा या कहें शासक या कहें फराहो, एक ही बात है। प्राचीन राज्य युग अथवा पिरामिड युग तक आते आते मिस्र में धर्मतंत्र शासन स्थापित हो गया था तथा शासक को फर्राहो कहा जाने लगा। सभी प्रशासनिक शक्तियां फर्राहो के इर्द गिर्द घूमती थी, यानी कि सारी शक्तियां फर्राहो के पास थी। सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कार्यपालिका शक्तियां राजा के पास होती थी। अब आता है ये जो फर्राहो शब्द है ये कहाँ से आया। तो प्राचीन मिस्री शब्द पेर ओ अथवा पेर आ का हिब्रू रूप है जिसका अर्थ होता है बड़ा घर, यानी कि एक बड़े महल या घर का यह संकेत है जिसमें वह व्यक्ति रहता था जिसको राजा कहते थे और उसके लिए फर्राहो शब्द का प्रयोग होना शुरू हो गया या उसने फर्राहो की उपाधि धारण की। कुछ विद्वान इसका अर्थ विशाल घर का निवासी बताते हैं। कालांतर में यह शासक की उपाधि बन गया। फर्राहो को एक देवता होरस का अवतार माना जाता था, ईश्वर का पुत्र माना जाता था। इसलिए मिस्र की जनता फर्राहो को सूर्य देवता रे के रूप में पूजती है। वह स्वयं कानून बनाता था, कानून को लागू करता था, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दंड देता था। किसी भी देश से युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार फर्राहो या राजा के पास या शासक के पास था। वह प्रधान पुरोहित था। उसका सबसे बड़ा पुत्र अपनी बहन से विवाह करके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। शासक प्रजा की भलाई के लिए कार्य भी करते थे। चाहकर भी, यानी कि शासक की यदि इच्छा हो तो भी वह निर्कुंस नहीं बन सकता था, क्योंकि पुरोहित शक्तिशाली सामंत व उसकी जो शासक की प्रिय महारानी होती थी वो उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाकर रखते थे। तो दूसरे नंबर पर आता है राजा या फर्राहो के बाद प्रधानमंत्री। मिस्र की शासन व्यवस्था में केंद्र
यह शासन को सही ढंग से चलाने के लिए फर्राहो या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था। जो शासक या फर्राहो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था और उसकी सहायता से शासन चलाता था। फर्राहो के बाद प्रधानमंत्री का स्थान राज्य में सबसे शक्तिशाली था। उसकी नियुक्ति फर्राहो द्वारा की जाती थी तथा इस पद पर फर्राहो किसे नियुक्त करे या फर्राहो पर निर्भर करता था। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती थी वो फर्राहो की इच्छा पर निर्भर होता था। प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य लगान वसूल करवाना, राजा की आज्ञा का पालन करवाना, आय व्यय का हिसाब रखना, मुकदमों का फैसला करना, जनगणना करवाना आदि था। जैसे जैसे मिस्र का प्रशासन विस्तृत होता चला गया वैसे वैसे फर्राहो ने एक साथ दो दो प्रधानमंत्री नियुक्त करना शुरू कर दिए। एक उत्तरी मिस्र के लिए जिसका कार्यालय हेलियोपोलिस था, दूसरा दक्षिण मिस्र के लिए जिसका कार्यालय थिब्स में था। इनमें जो दक्षिण का प्रधानमंत्री था जिसका कार्यालय थिब्स में था वो अधिक शक्तिशाली था। विश्व के इतिहास में मिस्र पहला देश बना जिसमें एक साथ दो दो प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई। उसके बाद आता है राजा या फर्राहो की मदद के लिए मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी ताकि प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तरह चलाई जा सके। मंत्रिमंडल में फर्राहो का दरबार ही उसका मंत्रिमंडल होता था। उसमें प्रधानमंत्री के साथ राजस्व अधिकारी, कोषाध्यक्ष, सेनापति, वास्तुविद, सामंत आदि होते थे। इसमें राजमहिषी या कहें प्रधान रानी का स्थान भी प्रमुख था। राजकुमारी भी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी और राजकुमार भी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। फर्राहो उन्हें अपने संरक्षण में शासन की कला, दरबारी शिष्टाचार तथा अन्य गुणों से परिचित करवाता था। राजकुमार को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता था। वह अपनी प्रत्येक कार्य को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाता था। उन्हें भविष्य में राजा बनने की शिक्षा भी दी जाती थी। तो राजकुमारियों में जो नाम आता है वो है हेराक्लियोपोलिस का, जो शासिका बनी। उनकी राजकुमार और राजकुमारी दोनों को ही शिक्षा दी जाती थी और वो दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। उसके बाद आता है मंत्रिमंडल के बाद प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था में सबसे पहले आता है कि फर्राहो ने मिस्र के साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रारंभ में मिस्र के दो भाग उत्तरी मिस्र तथा दक्षिणी मिस्र थे। आगे चलकर मिस्र को 40 प्रांतों में विभाजित किया गया। मिस्र में प्रांतों को नोम और प्रांत के मुखिया या नोम के मुखिया को नोमार्क कहा जाता था। नोमार्क अथवा गवर्नर के पद पर राजकुमारों की नियुक्ति की जाती थी। नोमार्क का मुख्य कार्य नोम यानी कि प्रांत या राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। प्रांत में फर्राहो के आदेशों को लागू करवाना, प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना, कर इकट्ठा करना, केंद्रीय कोषागार में जमा करवाना, कृषि दशा में सुधार करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना, ये सारे कार्य प्रांत में प्रांतपति या नोम में नोमार्क के होते थे। क्योंकि प्रांतपति, गवर्नर या नोमार्क एक ही बात है। दूसरी तरफ हम प्रांत को वहाँ पर नोम कहा जाता था। फर्राहो जब चाहे इन्हें पद से हटा सकता था। उसके बाद आगे आता है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन में मिस्र में फर्राहो को या राजा को राजस्व से बहुत अधिक आय होती थी, इसलिए उन्होंने राज्य प्रशासन को बहुत ही कुशल ढंग से संगठित किया हुआ था। प्राचीन मिस्र में राज्य की आय पशु, अन्न, मधु व अन्य प्रकार के सामान के रूप में होती थी। उनको सुरक्षित करने के लिए एक केंद्रीय कोषागार की स्थापना की गई थी जिसका मुखिया कोषाध्यक्ष कहलाता था। वह वित्त विभाग का मुखिया भी कहलाता था। मिस्र में कोषागार को लाल महल कहा जाता था। मिस्र में कोषाध्यक्ष
की सहायता के लिए 2 उप कोषाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। इसके अलावा प्रत्येक प्रांत में भी 2 कोषाध्यक्ष नियुक्त किए जाते थे। कर संग्रहित करने के लिए अतिरिक्त खानों से प्राप्त सामग्री को भी सुरक्षित रखते थे और पिरामिड, मंदिर तथा देवालय आदि भी बनवाते थे। उसके बाद अगला आता है राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था के बाद कोषाध्यक्षों की कार्य क्या थी। उनके बाद आता है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च तो फर्राहो ही था। उसके बाद आता है फर्राहो ने प्राचीन मिस्र में एक कुशल तथा संगठित न्याय प्रणाली की स्थापना की। मिस्र में कुल 6 न्यायालय थे। इनमें एक एक प्रमुख न्यायाधीश होता था जिसकी नियुक्ति फर्राहो के द्वारा की जाती थी। योग्य तथा विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता था। केंद्र सरकार ने न्याय का मुखिया स्वयं सम्राट या फर्राहो होता था। इसका न्यायालय सबसे बड़ा और अंतिम ही होता था। प्रांतों में नोमारक या गवर्नर न्याय संबंधी कार्य करते थे। उनके पास भी स्थानीय न्यायालयों की अपील संबंधी मुकदमे आते थे। मिस्र में विभिन्न स्थानों की खुदाई में कुछ पट्टियां प्राप्त हुई हैं जिन पर नोमारक अथवा गवर्नरों के न्याय संबंधी आदेश लिखे हुए हैं। मिस्र में न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र नहीं थी। फर्राहो तथा नोमारक का न्याय प्रणाली व न्यायाधीशों पर पूर्ण अधिकार था और वो इस व्यवस्था पर हस्तक्षेप भी करते थे। अगला आता है दंड व्यवस्था। राजनीतिक विशेषताएं या राजनीतिक जीवन या राजनीतिक देन या इसे कहें प्रशासनिक देन में क्या आता है, दंड व्यवस्था। मिस्र में दंड बहुत कठोर होते थे। आरंभिक मिस्र में कानूनों का संग्रह नहीं किया जाता था, परंतु 5वें राजवंश के शासनकाल में कानूनों का संग्रह करना आरंभ कर दिया गया। न्याय शीघ्र देने का प्रयास किया जाता था। न्याय समानता के आधार पर किया जाता था। न्याय लिपिबद्ध होता था। कानून की नज़र में राजा, अधिकारी, जनसाधारणों में कोई अंतर नहीं था। गवाहों के बयान लिए जाते थे और लिखे जाते थे। मिस्र में झूठी गवाही अपराध माना जाता था। चोरी करने पर दंड के अतिरिक्त चोरी के सामान की 2 या 3 गुना कीमत भी ली जाती थी। साधारण अपराधों के लिए अपराधी के हाथ, पैर, नाक, कान आदि काट दिए जाते थे। अपराधों के लिए मृत्युदंड भी दिया जाता था। मिस्र के मुकदमों के निर्णय आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। उसके बाद अगला आता है सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था में मिस्र में शुरू में फर्राहो ने सैनिक व्यवस्था पर अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मिस्र विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों से सुरक्षित ही रहा है। इसलिए फर्राहो या राजाओं ने अपना ध्यान सैनिक संगठन की ओर न लगाकर निर्माण कार्यों की ओर अधिक लगाया। यही कारण था कि राज्य में स्थायी सेना की नियुक्ति की ओर ध्यान न दिया गया। तीसरे राजवंश के शासकों ने स्थायी सेना की भर्ती की ओर ध्यान दिया। हालांकि अभी भी राजा पूरी तरह नोमारक व मंदिरों के पुरोहितों की सेनाओं पर निर्भर करते थे। मध्य युग में राजा अपनी शक्तियों को वजीर तथा सेनापतियों को सौंप देते थे। 18वें वंश के शासकों ने सेना में अनेक सुधार किए। उन्होंने भाले, तीर, धनुष, तांबे व कांसे की कुल्हाड़ियों में सुधार किए तथा रथों का प्रयोग आरंभ किया। वे जल सेना के गठन पर भी बल देते थे। राजा मंदिरों तथा प्रांतों में सैनिक मंगवाकर उनका नेतृत्व किसी व्यक्ति को सौंप देते थे। कालांतर में नोमारक तथा सामंतों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली, जिससे फर्राहो की शक्ति कम हुई और परिणाम स्वरूप सामंत स्वतंत्र शासक बन गए। तो उसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है, जो मिस्र की आर्थिक विशेषता क्या है या मिस्र की आर्थिक विशेषताएं। सबसे पहले आता है कृषि। प्राचीन मिस्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मिस्र एक कृषि प्रधान देश था, जिसकी 80% जनसंख्या कृषि करती थी। प्रति वर्ष नील नदी में
आने वाली बाढ़ जहां मिस्र में उपजाऊ मिट्टी लाती थी, वहीं मिस्र के लोगों ने नील नदी के पानी को रोककर नहरें निकालकर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था स्थापित कर ली थी। उन्होंने पानी को उठाकर निचले स्तर से ऊपर ले जाने के लिए सैडूफ या ढेकुली का भी आविष्कार कर लिया था। फर्राहो कृषि की ओर विशेष ध्यान देते थे। फर्राहो भूमि का स्वामी था तथा वही किसानों को खेती के लिए जमीन देता था। मिस्र के किसान काफ़ी उत्साहित थे तथा सरकारी कर्मचारी भी उनकी मदद करते थे। राज्य की तरफ से किसानों को विकसित खेती करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। सरकारी कर्मचारी कृषि कार्यों का निरीक्षण करते थे। सरकार की तरफ से किसानों को सिंचाई के लिए जल, बाढ़ आने की सूचना, उपज बढ़ाने के तरीके की जानकारी मुफ्त में दी जाती थी। मिस्रवासी कृषि हल और बैल की मदद से करते थे। मिस्र की मुख्य फसलें गेहूं, कपास, सरसों, अंजीर, जैतून, खजूर आदि थे। मिस्र की काली मिट्टी कपास और सन की पैदावार के लिए उपयुक्त थी। यहाँ खेती करना इतना आसान था कि कई किसान बिना हल चलाए फसल पैदा कर लेते थे। भूमि को लोहे की फाल वाले लकड़ी के हल से जोता जाता था। हल को 2 बैल खींचते थे। फसलों के पकने पर उन्हें हंसिए से काट दिया जाता था और सूखने पर खलिहान में डालकर पशुओं के खुर से कटवाकर भूसा व अनाज अलग अलग कर लिया जाता था। फर्राहो ने एक सिंचाई विभाग स्थापित कर रखा था जिसका मुखिया सिंचाई अध्यक्ष कहलाता था। फर्राहो राज्य की समस्त भूमि का स्वामी होता था। उसके बाद आता है आर्थिक जीवन में आर्थिक विशेषताओं में पशुपालन। मिस्र के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ये लोग गायें, बैल, भेड़, बकरी, गधा, मुर्गी, बंदर आदि पालते थे। बैलों तथा गधों से हल जोतते थे तथा गधों व बैलों के समान ढोया जाता था। गधों व बैलों को सामान ढोने में काम लिया जाता था। पालतू बंदरों से हल्का बोझ ढोने तथा फल तोड़ने में काम लिया जाता था। मिस्र के लोग जाल द्वारा मछलियां भी पकड़ते थे। रात को इसी जाल को ओढ़कर मच्छरों से अपनी रक्षा करते थे। फर्राहो की उपाधियां पर बने भित्ति चित्रों से विभिन्न पशु पक्षियों की जानकारी होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आर्थिक विशेषता में उद्योग। पिरामिड कालीन मिस्र में उद्योगों का बहुत विकास हुआ। मिस्र में पत्थर, लकड़ी तथा खनिज बहुत कम मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए मिस्र के लोग अधिकतर कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। मिस्र वासी बहुमूल्य पत्थर, तांबा, सोना, चांदी आदि विदेशों से आयात करते थे। वे तांबे को गलाकर व पिघलाकर विभिन्न प्रकार के बर्तन व अस्त्र शस्त्र बनाते थे। तांबे को रासायनिक क्रिया द्वारा पिघलाते थे जिससे वे विभिन्न सांचों में डालकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार करते थे। मिस्र में लकड़ी से बहुत अच्छे फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, चारपाई, दरवाजे, खिड़की आदि बनाए जाते थे। मिस्रवासी मिट्टी के विश्व प्रसिद्ध बर्तन भी बनाते थे। कुशल कारीगर पत्थरों की प्लेट, खिलौने, फूलदान आदि बनाते थे। इसके अलावा चमड़े के कपड़े व ढाल भी बनाई जाती थी। मिस्र में पेपिरस नामक पौधा बहुत मात्रा में उगाया जाता था जिसे लोग कागज़ तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर सूत कातना, कपड़ा बुनना, चटाई, चप्पल आदि का भी काम किया जाता था। वस्तुतः छोटे छोटे कुटीर उद्योग व कारखाने मिस्र में देखने को मिलते थे। उसके बाद आता है व्यापार। पिरामिड युग में व्यापार भी विकास की चरम सीमा पर था। व्यापार जल तथा स्थल दोनों मार्गों से किया जाता था। मिस्र में जल परिवहन बहुत सस्ता था, इसलिए अधिकतर लोग इसी परिवहन का प्रयोग करते थे। उस समय व्यापार नील नदी के रास्तों से नावों की मदद से किया जाता था। उस समय मिस्र में विभिन्न प्रकार की नावें चलती देखी जा सकती थी जिसमें व्यापारी अनाज, पशु व आवश्यक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। मिस्र के लोग सोना, मसाले,
रंग, संदल आदि का भारत तथा अरब से आयात करते थे। वे सोना, हाथी दांत का सामान सूडान से आयात करते थे। सिनाई प्रायद्वीप से मिस्रवासी तांबे का आयात करते थे। मिस्र के लोग अनाज, कपास, मिट्टी के बर्तन, कागज, जैतून आदि का निर्यात विभिन्न देशों में करते थे। व्यापारी आय व्यय का हिसाब किताब रखने के लिए क्लर्क की नियुक्ति भी करते थे। मिस्र मिस्र निवासी व्यापार के वसीयतनामे में या कहें हुंडी भी लिखते थे। फराहों का व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण था, इसलिए व्यापारी व्यापार में रुचि कम लेते थे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा दो पार्ट जो विशेषताओं के थे, एक राजनीतिक या प्रशासनिक और दूसरा है आर्थिक। जो अगले पार्ट हैं वो अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।